आज हम जो ग्रह बचा हुआ है केतु ग्रह, उसके बारे में समझेंगे। सुषमा जी, हैंड रेज कर दिया आपने। सर बुध ग्रह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे इसलिए कोई अभी बात नहीं, कोई बात नहीं सुषमा जी, हम बाद में क्वेश्चन आंसर लेंगे। नहीं ओके तो ये सर। पूरा सेशन बुध ग्रह के साथ ही चला जाएगा। जी तो केतु ग्रह के बारे में हमें बड़े आसान और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। केतु को जब भी समझना हो, दिमाग में आपके आना चाहिए एक प्रकार का धुआं, जो काले और सफेद रंग का मिक्स है। आपने कभी आग जलते हुए देखा होगा, एक ऐसी आग जिसमें धुआं ज्यादा होता है, उसमें ब्लैकिश कलर भी होता है, कुछ व्हाइटिश कलर होता है, इस तरह का धुआं। तो केतु भी आपकी कुंडली में दो तरह में से काम करता है। या तो वो ब्लैक साइड में होगा या वो लाइफ की व्हाइट साइड में। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, या तो जीवन में वो बहुत बड़ी परेशानियां पैदा करेगा, या वो आपके जीवन में नेकी को, आपकी जीवन में नेकी का साथ देने वाला होगा। जैसे मैं कहता हूं, राहु बदी का साथ देने वाला होता है और केतु नेकी का साथ देने वाला होता है। पर ज्योतिष में हर चीज के पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस है। नेकी का वो कब साथ देगा और कब अपनी बदी पर आएगा, इस चीज के गणित को हमें आज की क्लास में समझना है। पहले तो ये समझ लेते हैं केतु किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है। केतु का संबंध हमारे भांजे से है, धोते से है, कुत्ते से है, सुअर से है, चूहे से है, चूहा रैट, इनसे भी केतु का हमारा संबंध बनता है। हमारा जो कान है उससे है, जो हमारे हड्डियों के जोड़ हैं उससे भी केतु का संबंध है। साथ में रीढ़ की हड्डी, कैट्स आई इसका रतन है। लार्ज अर्थ का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तिल, जो तिल होते हैं जिनका तेल निकालते हैं, उनका संबंध भी केतु से है। और अगर आपको प्रॉपर केतु बनाना हो तो सफेद और काले दोनों तिल मिला दो, वो प्रॉपर केतु हो गया। दो रंग का कंबल, दो रंग का पत्थर, किसी भी प्रकार की खटास जो हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, चाट मसाले में, आप इसमें नींबू नोट कर लें। नींबू, लेमन, लेमन की खटास, नींबू की खटास और दहेज में मिलने वाली चारपाई, और ये बहुत शुभ होती है, ये ध्यान रखना। अगर केतु की समस्या हो तो जो उपाय होता है वो हमारे ससुराल वाली चारपाई से होता है। और दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने में भी इसका अपना बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि केतु ग्रह में तीन ग्रह का स्वभाव मिक्स होता है, शुक्र का, बृहस्पति का और मंगल का। यानी कि तीन तरह से हमारे एक्शन करता है लाइफ के अंदर, तीन तरह की चीजें हमारे जीवन में लेके आने का काम इनका है। मंगल का क्रोध इसमें है, गुरु का ज्ञान इसमें है, और साथ में हमारे गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए संतान पैदा करने की क्षमता जो शुक्र ग्रह से आती है, वो भी केतु में है। केतु ग्रह हमारी संतान का मालिक होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। जितना अच्छा केतु होगा उतनी ही उत्तम कोटि की हमारी संतान होगी। प्याज, लहसुन,
सबका संबंध केतु से है। पुत्र का सुख ये भी केतु से आता है। हम जो यात्रा करते हैं, लाल किताब में ध्यान रखें, लाल किताब में यात्रा का कारक ग्रह केतु होता है। हमारी शानो शौकत, हमारी बुलंदियां, शहर में हमारी अपनी पहचान, गांव, शहर, कस्बा, अपना राज्य, अपना देश, जितना उत्तम कोटि का आपकी कुंडली में राहु होगा, उतनी ही बुलंद आपकी शानो शौकत। जितना उत्तम केतु होगा, उतनी ही बुलंद आपकी शानो शौकत होगी। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। जो केला है, जो कि हम सत्यनारायण कथा में भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, केले का संबंध भी जो होता है वो भी केतु से ही होता है। हमारे घर में जो छिपकलियां आप देखते हो, छिपकली का संबंध भी केतु से ही होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखने वाली है। कुंडली का छठा भाव, इस पर केतु का अधिकार हो। केतु का विशेष रूप से आपको केतु के संबंध में देखना होगा, और एक सूत्र हमेशा याद रखना, केतु के दोष को गुरु ग्रह दूर करता है। इसका एक मतलब ये भी बनता है कि जितना अच्छा गुरु होगा, उतना ही उत्तम केतु होगा। गुरु ज्ञानी, संत, वेदांत को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी होता है, और केतु उसका शिष्य होता है। जन्म पत्रिका में केतु को हमेशा गुरु के पीछे ही रहना चाहिए। कुंडली में यदि केतु गुरु से पीछे है तो उत्तम माना जाएगा। ये जीवन में भी हमारे साथ होता है। हमें गुरु से आगे नहीं चलना चाहिए। ये एक प्रोटोकॉल है। आपने पुराने समय में सीरियलों में भी देखा होगा, सीरियल वाले भी इस बात का ध्यान रखते हैं। जब भी कोई गुरु चल रहा होता है तो सारे शिष्य उनके पीछे चलते हैं, उनके पाथ को फॉलो करते हैं। कोई भी शिष्य उनसे आगे नहीं चलता, क्योंकि इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है हमारे सनातन धर्म में। गुरु से आगे चल, गुरु से आगे चलने के कई मायने हैं। कई बार शिष्य को ऐसा एहसास होता है कि वो गुरु से ज्यादा जानता है या गुरु से ज्यादा जान गया है। अब उसको गुरु की बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लग रही, उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल होना चाहिए, तो बहुत तेजी से गुरु को क्रॉस करके आगे जाने के चक्कर में लगे रहते। ये एक प्रकार से गुरु का अपमान है। गुरु किसी के भी रास्ते में रुकावट नहीं बनता, ये बात शिष्य को समझनी होगी। परंतु अगर उसे तेज दौड़ना है तो उल्टा गुरु से आशीर्वाद लेना, तो गुरु उसको और भी तेज दौड़ाने का आशीर्वाद। तो जब शिष्य सोचता है कि नहीं, ऐसा मुझे करने की आवश्यकता नहीं, तो ये एक प्रकार का दोष माना जाता है। अब हमें समझना होगा कि खराब केतु की क्या पहचान है और अच्छे केतु की क्या पहचान है। जब आपने समझ लिया इसमें 3 ग्रहों का गुण समाया हुआ है, केतु में मंगल का भी गुण है। केतु खराब की क्या पहचान होगी कि उसमें क्रोध अनलिमिटेड हो। अगर ऐसा आदमी किसी चीज को लेकर के नाराज हो जाए तो अपना नुकसान और दूसरे का नुकसान करते में समय देर नहीं लगाए। आवश्यकता से ज्यादा केतु खराब हो जाए तो व्यक्ति को पथ भ्रष्ट बना देता है। पथ भ्रष्ट का मेरा यहां पर तात्पर्य है विध्वंस मचाने वाले से, अर्थात दूसरों को मारने का, दूसरों को खत्म कर देने का, दूसरों को समाप्त कर देने की जो प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्तियों से मेरा यहाँ पर पथ भ्रष्ट है।
नैतिक रूप से कहें तो हिंसात्मक प्रवृत्तियां मुझे स्टडी टेबल ला के देना, वो और बोर्ड साथ में के दो ना। हिंसात्मक प्रवृत्तियां जिससे हम आतंकवादी भी कह देते हैं, जो विध्वंस फैलाना चाहते हैं, समाज में एक टेरर पैदा करना चाहते हैं, जिससे उनके नाम का खौफ पैदा हो जाए। ऐसे में मंगलबद्ध होना इसकी निशानी होगा। केतु खराब हो जाए और ऊपर से मंगलबद्ध हो जाए तो ये स्थिति बहुत ही विकट होती है। व्यक्ति मरने मारने से नहीं चूकता और कई बार वो ऐसी चीजों में फंस जाता है। उनकी विध्वंसक प्रवृत्तियां इतनी खतरनाक होती है, वो कहते हैं एक एक करके गोली से मारने से भी कोई लाभ नहीं होगा। पूरी भीड़ पर एक बार बम मार दो, बात खत्म करो, एक साथ बाद में पता चलेगा कितने लोग मारे गए। तो इस तरह की जो मानसिक प्रवृत्तियां होती हैं, ये केतु का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसी प्रकार से केतु जब खराब अवस्था का होगा तो उसके अंदर अपनी बात को बड़ा करके दिखाने का एक खासियत होती है। खुद कुछ भी नहीं करेगा और दूसरों में अपार कमियां निकालेगा। ऐसे लोग आपने बहुत देखे होंगे जो हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते मिलेंगे, सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए मिलेंगे, खुद कुछ करेंगे नहीं और उनसे जितनी मर्जी बकवास करा। किस तरीके से उन्होंने परीक्षा पास की होती है इस बारे में तो वो चर्चा नहीं करते। बार बार कहेंगे मैं ग्रेजुएट हूं, मैं एमए हूं और मुझे सरकार नौकरी नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार निकम्मी है। पर वो कभी नहीं बताएंगे कि हमने ग्रेजुएशन कैसे की है, कोरस्पोंडेंस से की है या इधर उधर से फर्जीवाड़े से की है, या मैंने किस तरह से कि मैंने मेहनत की है कि नहीं की है। उन्हें कमियां नजर आती है और जब उन्हें कोई नौकरी मिलती है तो वो नौकरियों में कमियां निकाल देते हैं और काम करके खुश नहीं होते, अपनी बात को ऊंचा रखते हैं, फॉल्स ईगो में फंसे रहते हैं। जब भी कोई बात करेगा वो अपने खानदान के, अपने घर परिवार की शान और शौकत के बारे में दिखाएंगे और वो चाहते हैं कि आप लोग उनकी इज्जत करें। किस बात के लिए इज्जत करें? क्योंकि उनके परिवार में इंजीनियर है, उनके परिवार में कोई डॉक्टर है, कोई परिवार में बड़ा अच्छा नामी गिरामी वकील है, उनके दादा बहुत ऊंचे व्यक्ति थे, इसलिए आप उनकी इज्जत करो। अब सामने वाला तो कहता भाई तू क्या करता, इज्जत तो तेरे को देनी है, तू तो कुछ करता नहीं है। वो इस चीज को नहीं माने। वो आपको पुराने पुराने किस्से सुनाएंगे कि उनके दादाजी परदादा जब चलते थे शहर में तो ऐसा होता था, परदादा जी बोलते थे तो ऐसा होता था, हमारे घर में जब शादियां होती थी तो हाथी आते थे। मतलब इस तरह की बातें वो बड़ी बड़ी, और उनको बड़ा आनंद महसूस होता है। पर उनके साथ समस्या जैसे ही आती है जब आप उस बात को क्रॉस मार देते हैं, वो भी आपके ऊपर ढंग से क्रॉस मार के जाते हैं, यानी कि आपसे झगड़ा कर लेते हैं, विवाद कर लेते हैं, फसाद कर लेते हैं और मन में बात को गांठ बांध लेते हैं और आपको फिर वो आपका नंबर लगाएंगे और हर जगह जाएंगे तो क्रिटिसाइज करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। वो लोग आपने जो देखे होंगे जो बिना मतलब अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, हमेशा लोगों को, घटनाओं को, परिवार के लोगों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनको कोई भी डिस्कशन का विषय ना मिले तो अपने परिवार के सदस्यों को ही डिस्कस करते रहेंगे, उनको ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। उनको कोई ना कोई क्रिटिसिज्म के लिए चाहिए। दूसरी बात, हमेशा अपने आप को बहुत ज्ञानी समझेंगे। वो बताएंगे कि नरेंद्र मोदी साहब क्या गलतियां कर रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या गलतियां कर रहे हैं, देश में नीतियां ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, और खुद उनको 25 से 30 हजार रुपए की नौकरी भी नहीं मिल रही हो। और जब नौकरी में जाएंगे तो हर एक को एक बात कहेंगे, ऐसी नौकरी को तो मैं लात मारता हूँ, ये तो घर परिवार वालों ने मुझे भेज दिया ऐसी नौकरी करने के लिए,
नहीं तो हमारी जो हैसियत है वो बहुत ऊंची है। इस तरह की नौकरी हमें नहीं करना। और मैं तो आज इस नौकरी को लात मार के, और वो लात मार भी देते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। कमाल की बात तो ये है, वो कहते कहते नहीं है, वो अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए अपना नुकसान कर लेते हैं, बॉस से झगड़ा कर लेते हैं, बॉस को कहते हैं अपनी नौकरी रख अपने पास, ये चला मैं तो, अपन तो बॉस है। तो वो जो चीज है, ये केतु की खराबियों की निशानी है। केतु की अच्छाई क्या है? केतु की सबसे ज्यादा उत्तम अच्छाई होती है ज्ञानी आदमी को पहचानना और ज्ञान के सामने झुक जाना। चाहे वो ज्ञानी आदमी छोटा बच्चा है, जवान है या उम्र में बड़ा है, वो कोई भी जाति भेद नहीं करते, वो कोई भी उम्र का भेद नहीं करते। वो जो व्यक्ति ज्ञान की बात बता रहा है, उस ज्ञान से प्रभावित होकर के झुकते हैं, उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। पर साथ में हमेशा तोलते भी रहते हैं कि ज्ञान जो बताने वाला है उस पर आंख मूंद करके विश्वास कतई नहीं कर। ये अच्छे केतु की निशानी है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपमान कर रहे हैं, नहीं, बल्कि वो अपने लॉजिकल ब्रेन से ये भी सोचते हैं कि जो ज्ञान दिया जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है, और अगर उन्हें सत्यता प्रतीत होती है तो वो बिल्कुल झुक जाते हैं। उनसे बढ़िया फिर कोई शिष्य नहीं। परंतु आपने देखा होगा कि हमारे समाज में गुरुओं के यहाँ, कथावाचकों के यहाँ जय जयकार लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे और एक पूरा हजूम, पूरी भीड़ मिल जाती। उनमें से भी हमें पहचानना होगा कि किसका केतु का। जो गुरु, कई बार हमारे समाज में गुरु के रूप में कुछ पाखंडी लोग आ जाते हैं जो केवल अपना भला चाहते हैं, शिष्य का भला नहीं चाहते। उनको कहेंगे गुरु कार्य करो, पूरे जीवन में उनको लगा देते हैं, कोई ना कोई काम दे देते हैं, रोज 4 घंटे 5 घंटे मेरा प्रचार करो, मेरा प्रसार करो, और कभी भी उनकी कमाई की तरफ ध्यान नहीं देते कि उनका घर कैसे चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा, इनको आध्यात्मिक उन्नति कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। और उनको अपने प्रवचनों से इस तरह से गुमराह करते हैं कि वो लोग उनके लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे चेले आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने गुरुओं के पास 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल अपना खराब कर दिया और उन्हें वहां से कुछ नहीं मिला। ना ही आध्यात्मिक नॉलेज मिली, यानी कि ना तो परलोक की नॉलेज मिली और ना ही इहलोक की पर नॉलेज मिली। इहलोक मैंने इस लोक की, अर्थात कमाई धमाई का साधन। या तो आदमी को समझदार बना दें कि वो 2 पैसे कमाने खाने लायक हो जाए, या कोई स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा उनको एहसास हो, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाए, ये बहुत जरूरी है। और वो परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप किसी सक्षम और अच्छे गुरु के साथ जुड़े हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन होगा। और आप अपना काम धंधा छोड़ करके गुरुजी के जयकारे लगाने में व्यस्त हैं, सारा सारा दिन खराब कर रहे हैं, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ना ही संसारी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ना ही कोई स्किल आपके अंदर डेवलप हो रही है, तो निश्चित रूप से आपका केतु गड़बड़ है। और उसके बावजूद भी अगर आप अंधभक्त बन करके पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये खराब केतु की निशानी है। बहुत आराम से समझ में आ गया आपको। आपने देखा होगा कि कुछ आजकल काफी समय से कुछ लोग जेल में हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, पर उनके शिष्य आज भी मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। चाहे आप कुछ भी उनके बारे में बोले तो आपके लिए खड़े हो जाएंगे।
ना वो कानून को मानते हैं, ना वो सिस्टम को मानते हैं, ना कोर्ट कचहरी को मानते हैं। उनके दिमाग में उनके गुरुजन जो बात दिमाग में बिठा देते हैं वो उसी को सत्य मान लेते हैं। गुरु की बातों का अक्षरश पालन करना चाहिए, ये हमारी सनातन संस्कृति है, परंतु हमें गलत बात का पालना भी नहीं करनी चाहिए। अगर गुरु धर्म से भ्रष्ट हो जाए तो उसको आपको पालना करने की आवश्यकता नहीं। आपने गुरु मच्छिंद्र नाथ की कहानी तो बहुत सुनी होगी। उनके गुरु जो थे और सन्यास से भटक करके ग्रस्त, उनके गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे गुरु मच्छिंद्र नाथ थे, और गोरखनाथ ने देखा कि मच्छिंद्र नाथ को किसी एक जादूगरनी ने फंसा लिया है और उसके साथ शादी करके बच्चे भी हो गए हैं। अब गुरुजी जो है सन्यास छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए और उन्होंने देखा कि गुरुजी में अब कई चीजें ऐसी डेवलप हो गई, एक मोह, माया, लालच, ये सब डेवलप हो गए। तो खुद स्वयं गोरखनाथ ने वहां जाकर के अलग जगाई, जाग मच्छिंदर गोरख आया। तो ये बहुत फेमस है नाथ संप्रदाय में, और वो उनको उस परिस्थिति से बाहर निकाल करके लेकर के आते हैं। उन्होंने अपने शिष्य धर्म का पूरा फर्ज निभाया, परंतु गुरु का अपमान नहीं किया, उनको ऐसे क्रिटिसाइज नहीं किया तुमने देखो इतनी बड़ी गलती करी, बस वो लेकर के साथ चल दिए और उनको वहां से चुपचाप निकाल गए। तो गुरु की जो मदद होती है वो भी आपने अच्छे तरह से करनी चाहिए। गुरु की हमेशा मदद करो, गुरु कार्य में सहयोग दो, पर वो सहयोग ऐसा नहीं कि जिसमें आपका शोषण होता है। जो लोग अंधभक्त हो जाते हैं उनके परिवार के लोग, वो स्वयं खुद कई बार बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए और कुंडली के अंदर अपने केतु को पकड़ लेना चाहिए कि अगर केतु कहीं गड़बड़ हो तो इस मामले में आपको सबसे पहले उपाय करना चाहिए, फिर ही किसी गुरु का आपको सानिध्य प्राप्त करना चाहिए और उनकी मान्यता करनी चाहिए। अन्यथा कई बार बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, केतु आपकी कुंडली में खराब बैठा है, ऐसे में मंगल बद हो जाए तो स्थितियों को बहुत ज्यादा बिगाड़ने का काम करता है, इंसान को मरने मारने पर मजबूर कर। केतु के साथ मंगल बद का होना एक प्रकार से हमें तांत्रिकों के चक्कर में भी फंसा देता है, और कई बार व्यक्ति गलत भ्रष्ट हाथों में पड़ जाता है और उन्हें ये लगता है कि वो भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गए। जो भूत प्रेत की घटनाएं, ऊपरी पराई घटनाएं होती हैं, अक्सर ऐसे ही लोगों के साथ। वो लोग बड़े हाइपर हो जाते हैं और भूत प्रेत को निकलवाने के चक्कर में जगह जगह भटकते रहते हैं, अपनी मानसिक समस्या को नहीं समझ पाते। ये केतु का एक प्रकार का दुष्प्रभाव है। केतु सन्यास का कारक भी है, केतु साधुता का कारक भी है, केतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहने का भी कारक है। इसलिए हमारे समाज में कहा जाता है, साधु की कोई जाति नहीं होती, साधु का कोई धर्म नहीं होता, साधु का कोई अपना शहर नहीं होता, साधु का अपना परिवार नहीं। अब कहने को तो ये सारी चीजें साधु की होती, परंतु उससे मोह भंग करके साधु को अपने अंदर वैराग्य जगाना होता है और अब इन सब चीजों से नाता तोड़ लेना होता है और गुरु के बताए हुए मार्ग पर, जिससे अध्यात्म डेवलप हो, जिससे आध्यात्मिक विकास हो, उस मार्ग की ओर चल देता है और सन्यासी बन करके आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करता है, आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करता है और फिर समाज को वापस लौटाने का काम करता है। ऐसा साधु जो अध्यात्म के मार्ग पर
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में लगा हुआ है, जो सन्यासी हो गया है, वो भी अच्छे केतु की निशानी है। तो एक पक्ष जो ब्लैक है वो मैंने बताया कि वो आतंकवाद की तरफ ले जाएगा। सकारात्मक पक्ष वो सन्यास के मार्ग से साधुता की तरफ लेकर के जाएगा। केतु हमारे घरग्रस्त जीवन को निभाने में बहुत उत्तम सहयोगी होता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा सोचता रहता है। जिनका केतु अच्छा होगा वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करके जाएं जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखी हो जाएं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित हो। इसलिए फिर वो अच्छे ज्योतिषी को पकड़ते हैं और अपनी कुंडली के पुराने जो ऋण होते हैं, ऋण बंधनों से छुटकारा पाने के लिए वो लोग जो भी उपाय उन्हें मिलता है उन उपायों को करने का प्रयास करते हैं, ताकि उन्हें इस समस्या से निजात मिले और आने वाली पीढ़ियों को ये संकट ना झेलना पड़े। ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया कि केतु किस तरह से काम करता है। अब केतु को मसनूई ग्रह के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शुक्र और शनि अगर किसी कुंडली में एक साथ है, शुक्र और शनि अगर एक साथ है तो वह उच्च के केतु के गुण देते हैं। और उच्च के केतु का मतलब हायर स्पिरिचुअल नॉलेज। सर दृष्टि संबंध में होगा तो भी के साथ में होना? नहीं सुषमा जी, अभी मत। हायर स्पिरिचुअल नॉलेज, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम घर गृहस्थी में रह करके भी उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और भगवत मार्ग पर चल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको घर बार छोड़ना हो और सन्यासी होकर के जंगल जंगल भटक। तो जब शुक्र और शनि एक साथ होंगे तो उस व्यक्ति का अंदर सन्यास होगा, बाहरी रूप से सन्यासी नहीं होगा, आंतरिक रूप से सन्यासी होगा। अर्थात घर परिवार में रहते हुए भी आध्यात्मिक तरक्की करते हैं। अब इसको और अलग एंगल से कैसे देख सकते हैं? अगर शुक्र शनि एक साथ नहीं बैठे आपकी कुंडली में और अलग अलग बैठे, और खास करके शुक्र के हालात बहुत अच्छे हैं, साथ में शनि के हालात भी अच्छे हैं, तो भी केतु आपका सकारात्मक केतु ही होगा, चाहे कुंडली में कहीं बैठा हो। वैसे कुंडली में केतु का नवम भाव में बैठना, छठे घर में बैठना उत्तम माना गया है। दसम भाव में बैठना भी केतु का उत्तम है। केतु को मैथमेटिक्स स्किल्स का भी प्लेनेट माना गया है। ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व, आंकड़ों की समझ रखने वाला, डाटा एनालिसिस, वो सभी छोटी मशीनरियां जिनमें बहुत बारीक पुर्जों का इस्तेमाल होता है, वो सभी केतु है। इनकी समझ वही रख सकता है जिसका केतु अच्छा। जिसका केतु अच्छा होगा उसका मैथमेटिक्स भी ठीक होगा। पढ़ाई करते समय मैथमेटिक्स कमजोर हो भी जाए, पर जो संसारी जीवन में जाएगा तो गणित बहुत जल्दी लगा लेगा, हिसाब बहुत जल्दी लगा लेगा, किसी भी चीज का आइडिया फटाफट फटाफट लगा लेगा। ये केतु की एक अच्छी बात है। केतु हमारे जीवन में हमारा एक प्रकार से झंडा है। कहते हैं ना, इसकी तो पताका बुलंदियों पर है, पताका फहराना अर्थात नाम कमाना, यश कमाना। ये केतु
जितना उत्तम होगा उस स्तर का देता है। 10वें भाव में बैठा हुआ केतु के बारे में मान्यता है कि अगर ये 10वें भाव का केतु उत्तम हो जाए तो उसके घर पर या उसकी गाड़ी पर झंडा जरूर लगता है। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड, किसी कम्युनिटी का हेड, या वो सरकार के अंदर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, किसी बड़े पद को सुशोभित करता है। 9वें भाव में भी ये हालत बनती है कि वो किसी ना किसी संस्था का हेड बनता है, किसी को ऑर्गेनाइज करके वो आगे बढ़ता है। ये आपको मैंने केतु के पॉजिटिव साइड बताए। अगर कुंडली में शनि और चंद्र एक साथ हो, शनि और चंद्र एक साथ होंगे तो ये केतु को निम्न बना देते हैं, केतु को कमजोर बना देते हैं, केतु खराब हो जाए। उसके पीछे का लॉजिक आप अच्छे तरीके से समझते हैं। शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन मन की शांति को भंग करने वाला होता है, और अशांत व्यक्ति तो झगड़ा ही करेगा, उसको तो गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखो। शुक्र शनि साथ बैठे हों, केतु अच्छा, शनि चंद्र साथ बैठे हों, केतु गड़बड़। केतु का और मंगल का मिलन भी अच्छा नहीं होता। केतु का और मंगल का मिलन अच्छा नहीं होता। केतु को का संबंध कुत्ते से है, डॉग से है, और मंगल को लाल किताब ने शेर कहा है। अब मंगल केतु साथ में मिला दोगे तो एक प्रकार से शेर और कुत्ता साथ बैठे हैं, तो ऐसे याद रख लिया करो, कुछ ना सुने तो कुत्ते की हालत खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बेचारे की हालत खराब हो जाएगी, शेर के पास बैठा हुआ है। तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन शेर और कुत्ते की लड़ाई वाला होता है, जिसमें कुत्ता ही मारा जाना है, कुत्ता यानी कि केतु मारा जाना है। ये केतु को खराब करने का काम करता है। सर मतलब कि फिर ऐसे अक्सर में, सुषमा जी रुक जाओ, है ना, नहीं बात इधर उधर हो जाएगी, लिख लो, नोट कर लो। केतु जो है जब खराब होगा तो उसकी पुत्र संतान उसका कहा नहीं मानेगी, और केतु अच्छा होगा तो पुत्र संतान उस पर जान कुर्बान करने वाली है, उसकी बात को मानने वाली होगी। मंगल केतु वाले संबंध को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, और अगर वो डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता तो इनडायरेक्टली सामने वाले को डैमेज मारने के लिए कुछ भी गड़बड़ कर देता है, चाहे वो खुद ही फंस जाए। इसी प्रकार से चंद्र और केतु का मिलन भी अच्छा नहीं होता। अब ये क्या कॉम्बिनेशन बन गया? चंद्रमा यानी दूध, केतु यानी खटास। ऐसे याद रखिया करो कि चंद्र केतु दूध में खटाई मिला दी तो क्या होगा? दूध फट जाएगा। इसलिए पुराने बुजुर्ग कहते थे भाई पनीर घर में नहीं बनाना, बाहर से ले आओ, क्योंकि दूध को फाड़ना अशुभ माना जाता था। चंद्र केतु का मिलन भी एक प्रकार से मानसिक रोगों का इशारा करता है। फोबिया की प्रॉब्लम चंद्र केतु जिनमें होता है उनमें फोबिया बहुत जबरदस्त वाला फोबिया होता है। उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या घूमता रहता है कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, मेरा भूत प्रेत के साथ मेरी पार्टी ना हो जाए कहीं। तो इस तरह के जो संबंध जो हैं उनको पता नहीं क्या क्या इशारे करते रहते हैं, तो इसलिए वो डरते हैं। अगर कोई उनको झूठ मूठ भी कह देना तो ये पेड़ है और यहाँ भूतों की पंचायत हो रही है, अब तू थोड़ा 3 फुट पीछे हो खड़ा हो, अगर इनकी पंचायत में तू घुस गया तो तेरे ऊपर चिपट जाएंगे, और वो मान लेगा इस बात। और आप देखेंगे वो तुरंत 3 फुट क्या 5 फुट पीछे जाके खड़ा हो जाएगा, और उससे कोई कहे भाई तू क्यों पीछे आ गया, कहेगा यहाँ पे भूतों की पंचायत हो रही है।
इस चीज को एक्सेप्टेड बिना लॉजिक के, क्योंकि चंद्रमा मन है और जब मन पीड़ित होता है तो लॉजिक गायब हो जाता है। जब मन घबराता है तो लॉजिक गायब हो जाता है, वो बिना लॉजिक के भी बात को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी प्रकार से बुध का और मंगल का संबंध है। बुध को याद करने के लिए समझो बकरी, और केतु तो कुत्ता है ही, तो बकरी और कुत्ते का मेल। यहां पर बुध केतु को कमजोर बनाता है। बुध केतु को कमजोर बनाता है और केतु बुध को दोषी बना देता है। केतु का संबंध हमारे ब्याज से होता है, ब्याज बट्टा, कहते हैं इंटरेस्ट। जो लोग इंटरेस्ट की परवाह नहीं करते, यानी कि ब्याज की परवाह नहीं करते, केतु जिनका अच्छा होता है वो कभी भी ब्याज के लिए पैसा नहीं लगाते, परंतु अगर उन्हें फिर भी किसी को उधार देना पड़े और व्यक्ति ब्याज की परवाह ना करे तो इससे केतु ठीक नहीं रहता। इसीलिए बेकार जिनका केतु होता है उनके द्वारा दिए गए पैसे अक्सर फंस जाते हैं, ना मूलधन मिलता है ना ब्याज मिलता है। और अगर ऐसा आदमी व्यापार करता है तो व्यापार में कमी आ जाती है। ये संबंध किसके लिए कहा गया है? बुध और केतु के साथ। बुध और केतु का मेल हो, उस आदमी को ब्याज बट्टे का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो कितने खासम खास आदमी को पैसा दे, उसमें तुरंत उसको कहना चाहिए, बता भाई कितने % इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं दूसरों को 2% पे देता हूँ, तेरे को 1 पे दे दूंगा, औरों को 1 पे देता हूँ, तेरे को मैं और आधे पे दे दूंगा, परंतु ब्याज जरूर लूंगा। तो जिनका भी बुध और केतु साथ में हो उन्हें इस तरीके से करना चाहिए। और जब जब वो ब्याज के साथ, यानी पक्के ब्याज के साथ किसी को माल उधार देंगे या पैसा उधार देंगे तो उनका व्यापार भी बढ़ेगा और जीवन में तरक्की भी होती है। उधार नहीं देना, उधार देने से व्यापार बर्बाद होगा। बुध और केतु साथ में होने से कई बच्चों में हकलाने की समस्या हो जाती है। गुरुजी, ये जो नाक से आवाज आती है बच्चों की, ये भी नहीं, हकलाना अलग चीज होती है। हकलाना अलग हो गया, बट नाक से जैसे कई हकलाने की समस्या मैं बताऊं, कई बच्चे आपने देखा होगा बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं, और जब बोलने की कोशिश करते हैं तो कुछ शब्दों में वो अटक जाते हैं और उनको बड़ा फिर वो प्रयास करके बोलना पड़ता है, और कई बार वो समझ में आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आ जाता। जी तो जी। और उनको अगर वो करवाया जाए कि क्या बोलते हैं उसकी थेरेपी, तो सामने वाला एक ही बात बोलता है कि भाई रुक रुक करके शांति से बोलना है, तो हकलाहट थोड़ी कम होगी। यानी कि दिमाग पहले से तेज चल रहा है। बुध और केतु, बुध है वाणी, हमारी कम्युनिकेशन, केतु क्या है? एक प्रकार का कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उसको बहुत फास्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी बोलेगा, फंस जाएगा बेचारा। नाक से आवाज आना एक अलग चीज है, बिल्कुल। दृष्टि संबंध से भी ये असर दिखेगा है जी, किस पे? दृष्टि संबंध हो जाए अगर बुध पे नहीं केतु की, तो ज्योति भी जी, ये दृष्टि असर दृष्टि दिखेगा? तो मैंने आपकी इस क्लास में करवाई है। दृष्टि का मतलब मैं कई बार समझा चुका हूँ। सिंपल, ग्रह अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहा है, अपने कुछ रिजल्ट को दूसरे तक दे रहा है, यानी कि मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। अब सामने बैठा हुआ जो ग्रह है, अगर वो उसका मित्र है तो मदद को बहुत अच्छे से स्वीकार करेगा, दूसरे को भी मदद मिलेगी। हेलो, जी, आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, दृष्टि संबंध से ये बात नहीं बनेगी, ये सिर्फ मैंने कॉम्बिनेशन से बताया है। युति से दृष्टि में
एक दूसरे को मदद पहुंचाने का काम करता है। सीधी सी बात है, एक हमारे राजस्थान में कहावत है, बेमन का पावना घी डालूं के तेल। ये एक पावना में ना मेहमान, कि ऐसा मेहमान या ऐसा रिश्तेदार जो घर में आ जाए जिसको हम लाइक नहीं करते, तो जब उसको खाना खिलाना होता है तो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब इसको घी के साथ खाना खिला के तेल वाली सब्जी दे के तेल में निपटा दें, इस सस्ते में निपटा दें। तो ऐसे ही ग्रहों के साथ है, जब ग्रह मदद अपने सबसे परम मित्र को पहुंचाता है तो बहुत अच्छी मदद पहुंचाता है। जब उसको शत्रु के साथ कोई तालमेल बनाना पड़े तो बेमन से ही वो काम करता है। मजबूरी में वो कोई मदद दे भी रहा है तो मदद सही नहीं, मतलब पूरी नहीं होती, ढंग की मदद नहीं होती, छोटी मोटी बस मदद दे दी कर दी, वो वाली बात। तो इसलिए दृष्टि को हमने सिर्फ ये देखना है कि जब हम मुसीबत में फंस रहे हैं और ग्रह दृष्टि दे रहा है तो हमें कहीं से हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर कोई सोचता दृष्टि आने से वो ग्रह ही पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा या वो सारा भाव बदल जाएगा, ये सोच ही गलत है। कुछ लोग मैंने देखा है बड़े नाराज होकर के यूट्यूब के उस पे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, जी फलाने ग्रह की दृष्टि भी तो है। मैं अब जवाब नहीं देता, भाई क्या जवाब दूं इसको, बेचारे को पता ही नहीं है अभी तो दृष्टि का, इसको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। और पढ़ाने वाले भी पढ़ा देते हैं कि फलाने ग्रह की अगर दृष्टि हुई तो बस सब कुछ बढ़िया हो गया। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो गुरु जिनके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो ये 100% गारंटी होती कि उनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती। बताओ होती कि नहीं होती? लाल किताब भी कहती है कि गुरु अगर लगन में बैठेगा तो सप्तम को 100% दृष्टि से देखेगा, और वैदिक में भी भाई पूरी दृष्टि है लगन से। और ये भी कहा गया है कि गुरु सब दोषों को दूर कर देता है, ये भी कहा गया है। तो इसका मतलब तो मैरिज लाइफ सबसे ज्यादा हैप्पी मैरिज लाइफ होनी चाहिए फर्स्ट हाउस में गुरु बैठने से। बट इट्स नॉट गारंटी, क्योंकि गारंटी तो छिपी हुई किसके पास है? तो शुक्र के पास छिपी हुई है। वो तो सप्तम भाव के कारकों के पास है, यानी शुक्र के पास, बुध के पास छिपी हुई है। तो वहां क्या गारंटी है? लगन में गुरु होने पर भी मैरिज में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो कभी भी हमें इस गलत मंशा के साथ या गलत सोच के साथ आगे नहीं बढ़ना। कुछ मैंने देखा है, ज्योतिषाचार्य कह देते लगन में गुरु बैठा, भाई अब तो बहुत ही बढ़िया। लगन में गुरु बैठा हुआ है तो सप्तम भाव को देख रहा है, तो इसका सिंपल तात्पर्य ये है कि जो जीवन साथी होगा वो विद्वान, एजुकेशन उसकी अच्छी, एजुकेशन के मामले में वो पीछे नहीं होगा, एजुकेशन के मामले में वो कमजोर नहीं। अब एजुकेशन अच्छी होना एक अलग बात है और अच्छे संबंध होना वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट बात है। जी। और मेरा तो ये मानना है जो ज्यादा एजुकेटेड है उनकी प्रॉब्लम ज्यादा है, ज्यादा क्यों? प्रॉब्लम ज्ञानी एक दूसरे से ज्यादा ज्ञानी है। अब जो जिसका जीवन साथी ज्ञानी है वो कहेगा आई एम सो इंटेलिजेंट, के साथ तो प्रॉब्लम होना ही है। और जिसका लगन में गुरु बैठा है वो कहता है आई एम सो इंटेलिजेंट। और मिलने वाले दोनों को इंटेलिजेंट बता रहे हैं, वही बड़े समझदार हो। अब उनको कोई समझा भी नहीं रहा, बावले तू मूर्ख। अब मूर्ख कह कैसे दे, क्योंकि सबने पढ़ाइयां बहुत अच्छी पढ़ रखी है। हमारे देश में जब तक ये समस्या सॉर्ट आउट नहीं होगी कि शिक्षा अलग चीज है और विद्या अलग चीज है, जब तक लोगों में ब्रह्मजाल की स्थिति बनी रहेगी। शिक्षा आपका किताबी ज्ञान है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है, टीम के साथ मिलके काम करने की बात को सिखाता है, आपको मेहनत करवाता है, आप में एक ही अलग ही प्रकार का जज्बा क्रिएट करता है, सक्सेस को अचीव करने की शिक्षा देता है। ये सब शिक्षा के गुण हैं। हमें लोक व्यवहार सिखाता है, पर जो विद्या होती है हमें स्किलफुल बना, हमें किसी चीज का मास्टर बना। मास्टर बनना
जीवन में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि आप बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लें। बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद अगर लोक व्यवहार पक्का ना हुआ तो वो डिग्रियां कोई लाभ नहीं देती। आजकल हमारे देश में एक समस्या चल रही है, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी डिग्री दिखाओ। डिग्री महत्वपूर्ण है, सफलता महत्वपूर्ण है। पढ़ने लिखने के बाद कौन सा नेता है जो अपनी पढ़ाई को फिर अपने डिपार्टमेंट में यूज करता है? आप इंजीनियर बन गए, बहुत सारे देश में इंजीनियर ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने। यूपी के जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, वो भी इंजीनियर हैं। और वहां पर एक बाबा जी बैठे हुए जिनका ना शिक्षा का पता ना और चीजों का पता, और वो मुख्यमंत्री है। और यूपी कह रहा है कि ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार फिर बनाएंगे। तो शिक्षा इंपॉर्टेंट हो रही है कि वो पहले वो जो शिक्षार्थी थे वो अपने पिताजी को साइड में करके ऊपर आए थे, पहली बार भी उन्हें नहीं बनाया जा रहा। जैसे कैसे आ तो गए, पर पब्लिक को जब मौका लगा दोनों में से छांटने का तो पब्लिक ने स्वीकार नहीं किया। शिक्षा से के साथ साथ लोक व्यवहार बहुत जरूरी है। तो ये मुद्दा बहुत गलत है, पर कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो बहकाई में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो ही चीजों को चला सकता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें दुनिया की समझ हो, लोक व्यवहार की कला हो, वो बहुत अच्छा किसी भी सिस्टम को चला सकता है। मेरे दादाजी 7वीं फेल या 8वीं फेल थे, तो हंस के कहते थे, पर उनका गणित बहुत मजबूत था, पंचांग बहुत अच्छा देखते थे, और हर आदमी उनकी तारीफ करता। हर आदमी उनसे जो मिल करके ये कहता था ये देवता पुरुष है। ऐसा नहीं कि मेरे दादाजी इसलिए बोल रहे, ये वास्तव में आज भी जाएंगे जो उनके जानकार हैं वो कहेंगे देवता समान आदमी, और बहुत गहरी समझ रखते थे। पढ़े लिखे आकर के उनसे सलाह लेते थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। तो समझ का डेवलप होना ज्यादा जरूरी है किताबी ज्ञान से। आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, ताकि कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बात करें। सर जो सर, लोग मुझे- ये आप पूछो। नहीं, आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। सर, जो लोग ये जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा गूंगा वाला उनके अंदर होता है, वो किस कॉम्बिनेशन के कारण आता है? वो भी बुध और केतु ही देता है क्या? सबसे पहली बात तो कहीं वाणी में दोष होने पर 3 पॉइंट को पकड़ के रखिए। जी दूसरा भाव, तीसरा जी भाव और बुध ग्रह। जब ये पाप जी ग्रस्त हो जाते हैं, तीसरे भाव में गड़बड़ होगी तो गले की गड़बड़ है, उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरे भाव की गड़बड़ और बुध ग्रह की गड़बड़ देखना पड़ेगा ये कितनी बुरी तरीके से पीड़ित है, उसी आधार पर तय हो। ठीक। हाँ ज्योति। सर मैं ये पूछ रही थी, आपने पहले बताया। सर 1 मिनट, आप किसी और से पूछ लीजिए, शोर हो रहा है थोड़ा गली में। ये किसने खोल दिया? हाँ बताइए, बोलिए। सर अभी मेरे शोर हो रहा है गली में, बोल नहीं सकती, आप किसी और से पूछ लीजिए। हाँ सुषमा जी, चलिए, धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। धन्यवाद सर।